जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। हम आपके दोस्त आशीर्वाद आपके लिए इन्फिनिटी ओन अकेडमी की तरफ से। यह हमारी 9th क्लास की हिस्ट्री है जिसमें द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में आज हमारा अध्ययन होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है क्या है और यह कब हुआ और ज़रूरत क्या थी होने की इसकी, उसके कुछ देखिएगा। पहले तो क्रांति समझिए क्या होता है। क्रांति और विद्रोह दो शब्द होते हैं। क्या जो फ्रांस में हुई वह क्रांति थी, रिवॉल्यूशन थी या रिवोल्ट थी, उसके ऊपर बात करते हैं। रिवोल्ट कहने का मतलब होता है और रिवॉल्यूशन कहने का मतलब होता है, दोनों के अलग अलग मतलब निकलते हैं। रिवॉल्यूशन जिसमें लगभग सभी लोगों का होना, मतलब वैसी लड़ाई जिसमें समाज के सभी वर्ग आपस में हिस्सा ले। रिवोल्ट जरूरी नहीं है कि सभी लोग इसमें भाग लेंगे, कुछ वंचित भी रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर ले सकते हैं 1857 का, 1857 की अगर हम बात करते हैं तो भारत के परिप्रेक्ष्य में यह इसको कुछ इतिहासकारों ने विद्रोह कहा है, कुछ ने क्रांति कहने का काम किया है। लेकिन अगर हम फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस में अगर देखते हैं तो यहाँ महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सभी ने पार्टिसिपेट किया और यह एक सुनियोजित थी। लुइस 16 के विद्रोह में यह एक विरोध में यह एक क्रांति थी, यानी कहने का मतलब है समाज में महंगाई से त्राहिमाम जनता ने, वहां के लोगों ने वहां के सम्राट के खिलाफ आंदोलन छेड़ा और यह यूरोप की पहली लड़ाई थी जिसमें बढ़ चढ़ के औरत, जिसको तावा मिला, बेलना मिला, चकला मिला, सब लेकर के हिस्सा ले लिया। यह यूरोप में ऐसी पहली घटना थी जिससे प्रेरित होकर दुनिया के राष्ट्र राज्य ने सबने लड़ाई लड़ी अपनी स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं और यह इसका 1789 में यह माना जाता है कि हुआ, मतलब हुआ ही था, मानना क्या है, होता ही थे। 14 जुलाई 1789 की सुबह, मॉर्निंग की बात है, घटना हुई मॉर्निंग में, लोग खा पी के रात में पचा लिए, सुबह में कहे कि चलिए अब देखते हैं ये जो लुइस है इसको देखते हैं कि क्या हाल है, कितना महंगाई बढ़ाई है। ठीक है, देखिएगा 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर, अच्छा फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस ही है, इन दिनों पेरिस ही है। ठीक है, तो पेरिस नगर में आतंक का माहौल था और सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना, जैसे आज भारत है, सेना हमारा कहाँ बॉर्डर पे रक्षा करता है, अंदर थोड़े आके गोली चलाता है, नहीं, उसके लिए पुलिस है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस बहाल की गई है, सेना बॉर्डर के लिए की गई है। आप बीएसएफ देखते हैं, असम राइफल देखते हैं, यह सारे क्या है, बॉर्डर के लिए, ना कि आंतरिक सुरक्षा के। आंतरिक के लिए पुलिस है। अब देखते हैं रेलवे के लिए आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस, सीआरपीएफ, यह सारे क्या है, आंतरिक सुरक्षा के लिए है। सीआईएस, गार्ड वार्ड जो सब कुछ है, यह सारे सुरक्षा के लिए है। तो हम बात करते हैं बाहरी, तो सेना को कहा कि आके ढुक जाओ, सेना को कहा कि ढुक जाओ, कहाँ, पेरिस में, पेरिस शहर में। फिर देखिए ना क्या किया, कहता है अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल, नाम याद रखिएगा बहुत जल्दी आने वाला है, टाउन हॉल, 7000 महिला पुरुष इकट्ठा हो गए थे। मतलब टाउन हॉल बड़ा होगा, याद रखिएगा, टाउन हॉल बड़ा होगा, 7000 लोगों के लिए
कैपेसिटी लार्ज स्केल ऑफ चाहिए प्लेस की, ठीक है। तो लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुई और उन्होंने एक जनसेना का गठन करने का निर्णय लिया। जनसेना मतलब जनता द्वारा बने हुए सैनिक जो हो, ठीक है। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए कि उनको वेपन्स मिल जाए, वो भी चलाए। जब सेना बन गया तो हथियार चाहिए, तो इसी के लिए कहा इन द मॉर्निंग ऑफ जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन द स्टेट ऑफ अलार्म। वहां पे अलार्म बिगुल बजता है, अलार्म बजा। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स मतलब सैनिक, ट्रूप्स to move into the city. Romulus spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. किसके विरोध में? जनता के विरोध में, सिटीजन्स जो थे, नागरिक थे, उनके विरोध में। Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. They broke into a number of government buildings in search of arms. जितने भी सरकारी भवन थे उनमें घुस गए, क्या है, हथियार उठाने के लिए कि हम युद्ध लड़ेंगे। 7,000 लोग था भाई, 7,000 में कम से कम 2-4 हजार तो हथियार चाहिए ना लड़ने के लिए, तो वही लड़ने के लिए वो अंदर प्रवेश कर गए, ठीक है। आगे देखिए ना फिर क्या कहता है। फिर कहा, फिर उसके बाद हाँ, अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर में पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ दिया। यह बास्तिल एक किला था, बास्तिल एक जेल था जो कि किला का बना था। मतलब किला था, घेराबंदी होता ही है, किला का मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ, ठीक है। और उसी में जेल था जो वहां के कुछ जनता को पकड़ करके वहां की लुई धैले था। तो जो लुई धैले था, तो इसको छुड़ाने के लिए 7,000 लोग निकला, हथियार पकड़ लिया, इन्हें उन्हें से सरकारी भवन से निकाल लिया और घुसपैठ करके जेल में कितना मुश्किल से 100-150 होगा पुलिस, भाग चला होगा सब मार के डर से। वहां से क्या किया, प्रिजनर्स को भी निकाल लिए, सैनिक को प्रिजनर्स बोलते, कैदी को। तो फिर वहां से क्या करे, जो भी प्रिजनर्स थे उनको निकाल लिए। फिर क्या हुआ, बास्तिल किले के जेल से को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया, जो बास्तिल का जो कमांडर इन चीफ था वो मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यथापि उनकी संख्या केवल 7 थी कैदियों की। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था और इसलिए किले को ढा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों के बीच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संयोजक चाहते थे। यानी इस किले को जो बास्तिल था इसको ढा दिया गया बाय द पीपल, मतलब जनता द्वारा इसको ढा दिया गया। आगे घटना घटती है। फाइनली a group of several hundred people marched towards the eastern parts of the city and stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find hoarded ammunition in the armed fight that followed. The commander of a Bastille was killed and the prisoners released, though there were only 7 of them. Yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. The fortress was demolished and its stone fragments were
sold in the market to all those who wish to keep a souvenir of its destructions। ठीक है, आगे देखना, यानी उन लोगों के बीच में इसको लेकर बांट दिया गया जो इससे खुशी व्यक्त कर रहे थे। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों के विरोध में रह रही थी, यानी जो चपाती थी, अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। और कहा जाता है कि उस समय बैलगाड़ी में लोग भर करके पैसे ले जाते थे और फिर भी उनको एक झोला, एक थैला सामान नहीं मिल पाता था। इतनी महंगाई, इतनी तंगी। एक ब्रेड 10,000 रुपया कॉस्ट हो गया था वहां पे, एक ब्रेड का 10,000 रुपया वहां कॉस्ट हो गया था। आगे देखिए, 18th सेंचुरी, यानी फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। ये सेंचुरी का मतलब पहले एक बार समझ लेना, पता नहीं आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी देखना। जैसे हम 18th सेंचुरी की बात करते हैं, मतलब 18वीं शताब्दी, तो हम घटना देखते हैं 1700 से बीच में 1800 के बीच की जो घटना होती है, इसको 18th सेंचुरी बोलेंगे, सेंचुरी बोलेंगे। अगर 19th सेंचुरी बोलता है तो इन दोनों के बीच की जो घटना होगी उसको 19th सेंचुरी बोलते हैं। ठीक है, सेंचुरी मतलब 18 कहा तो 1700 से शुरू कीजिएगा, अगर 15th सेंचुरी कहा तो 1400 से शुरू कीजिएगा 1500 तक, उसके बीच के पीरियड को सेंचुरी कहते हैं। पूरे 100 वर्ष में एक सेंचुरी होती है। ठीक है, आगे देखिएगा, सन 1774 में बुर्बो राजवंश, याद रखिएगा, 1774 बुर्बो राजवंश, गौर से देखिएगा, यह बुर्बो राजवंश का लुई 16 फ्रांस राजगद्दी पर बैठा। ई बेहुदा कौन था? एक डायनेस्टी था, और हाउ डायनेस्टी का ये एगो हरामी पैदा हो गया। सीधी बात, नो बकवास। कारण है, एक राजा के लिए एक प्रजा उसका पुत्र समान होता है। अगर उसके पुत्र भूखे मर रहे हैं तो ये हरामी वहां बिल्डिंग बनवा रहा था, ये बिल्डिंग बनवा रहा था राजमहल को। बताइए ये गलत है कि नहीं है? मतलब एक राजा के लिए प्रजा पुत्र समान होता है। कौटिल्य कहते थे, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और उनके गुरु भी तक्षशिला के शिक्षक थे। गुजरात में तक्षशिला है, पंजाब के क्षेत्र में चला गया। एक राजा को अधिकतम कर की सीमा 10% से अधिक नहीं रखनी चाहिए। आज का सरकार से तो लूट रहा है 28%। आप 4 चक्का पर चढ़ना चाहिएगा तो वो 28% लेगा। मतलब 1 करोड़ का गाड़ी है तो 28 लाख आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अगर लाख रुपए का बाइक लेते हैं उस पर आपको 28,000 रुपया देना पड़ता है। बताइए भाई, हम जीवन भर पूंजी जमा करके एक बाइक या एक 4 चक्का खरीदते हैं, अब उस पर आपको हम देंगे क्या है कि हम सीट पर बैठे हुए हैं, इसका फेयर आपको देंगे बैठने का हाईली 10%, स्लेब 25, जैसे 28% है, आप 12% तक रखिए, या सब टैक्स को 12% कर दीजिए। अब रेस्टोरेंट में हम खाएंगे, मान के चलिए कि हमारा बॉस खुश हुआ तो 2,000 रुपया निकाल के दे दिया, जा बेटा मौज कर ले। पूरे फैमिली 5 आदमी से निकल के गए, वहां पे बिल बन गया 2,000 का। अब 2,000 का 12% जोड़ लीजिए, 100 का 12 रुपया तो 120, कुल मिलाकर के 220 रुपया आपका जो भी उसका बन रहा है, ये आपका टैक्स बन रहा है। क्या मतलब बनता है? कोई मतलब बनता है? नहीं, गलत है। एक तो और प्लस में अगर वेटर को टिप्स नहीं दीजिएगा ना, वो मुंह बना लेगा, ससुरी के लगेगा कि भिखारी आके बैठ गया है, उसको 50 रुपया टिप चाहिए। एक तो टैक्स ऊपर से वो लिया, प्लस में वो 300 रुपया हम 2,000 के खाना में देते हैं। बताइए, ढाबा पर नहीं खाएंगे, बेइज्जती हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें और है अभी घटना बहुत। तो यही बुर्बो वंश का ही बेहुदा था लुई 16वां। लुई 14वां यहाँ बना, बुर्बो वंश 14वां में चला, अब 16वां में ही आकर के यहाँ पे अटका माजरा। 1774 नहीं, ये पहले के यही 16वें था, इससे पहले और घटना हुई थी। रुकिए बताते हैं, देखिएगा। यानी 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ और उस समय उसकी उम्र केवल 20 वर्ष थी। इतिहास गवा रहा है, याद रखिएगा, ये 20 वर्ष का छौड़ा था लवंडा। अकबर
13 वर्ष की आयु में। इसका दादा बाबर 12 वर्ष की आयु में। ये सब शहंशाह बन जाता है, शहंशाह बन जाता है। बाबर 1526 से लेकर के आप देखते हैं 30 तक भारत की गद्दी पर बैठता है। चंदेरी, घाघर, ये सब युद्ध इसके साथ होता है और सब में जीतता है। और ई 1656 से लेकर 1556 से लेकर के 1605 तक 1605 तक ये बैठता है। देखिए ना, महज कितना कम उम्र में सब गद्दी पर बैठता है। और लड़का खिलौना से खेलेगा, ये तलवार चलाएगा। यही फर्क होता है एक शासक में और एक प्रशासक में। जो शासक, एक शासक में और एक प्रजा में, यही फर्क होता है। आगे देखिएगा। फिर लंबे समय तक चले युद्ध के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साय यानी वर्साइल के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेश को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता की थी। अमेरिका का उपनिवेश था, मतलब कॉलोनी अमेरिका के, जैसे ये क्षेत्र कह दिया अमेरिका के मेरा क्षेत्र, तो अधिकार अमेरिका का है। जैसे उसी तरह से उसको छुड़ाने में अमेरिका के 13 उपनिवेश थे को साझा शत्रु ब्रिटेन उसका था, ब्रिटेन उसका शत्रु था, उससे आजाद कराने में सहायता दी थी। इन द 1774 लुइस 16 ऑफ द बर्बन families of kings ascended the throne of France। ठीक है। He was 20 years old and married to the Austrian princess। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोनो से इसकी शादी हुई। मेरी एंतोनेट से इसकी शादी हुई। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। अब जब राजकुमारी आई तो राज्यारोहण के समय उसके राजकोष खाली थे। अब हुआ ना कि घर देख के बेटवा के शादी हो गया, घर कंगाल है। पता चला नून तेल का पैसा नहीं है, वही हाल इसका था, क्योंकि महंगाई बढ़ी हुई थी। तो फिर देखिए, लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस में वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साय बार्सिले वो आपने देखा, उसी चीज को कहा। मैरिज टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरीन एंटोनेट। Upon his accession, the new king found at empty treasury, मतलब उसका जो खजाना था, long years of a war had drained the financial resources of France. Added to this was the cost of maintaining as the extravagant count at the इमेंस प्लेस ऑफ वर्साइल्स। ठीक है, आगे देखना। फिर क्या कहता है कि इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे वहां की करेंसी थी, जो लिब्रे थी वहां की करेंसी थी, लिब्रे फ्रांस की करेंसी थी, लिब्रे, और यह 10 अरब। देखिएगा, कहता है कि उसके बाद कहता है इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। 2 अरब लिब्रे पहले से लिया हुआ था और 10 अरब का और चढ़ गया। ब्याह किया सुख चैन को, उसमें उपजा द्वंद, मंगनी राम के बाग में लटक रहा शकरकंद। वही हाल इसका हो गया, 12 अरब का हो गया लिब्रे कर्जा ब्याह करने के बाद। आगे देखिए फिर क्या होता है। कहता है सरकार से करदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। ये सरकार था और 10% ब्याज भी मांग करने लगे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी।
आगे अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई, पर यह कदम भी नाकाफी थी। 18वीं यानी 18th सेंचुरी में फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट में बट गया और तीसरे एस्टेट के लोग जनसाधारण ही कर अदा करते थे। इस समय फ्रांस में 2 तरह की टैक्सेशन थी। जो टैक्स स्लेब थी, एक थी टाइद और दूसरी थी टाइल। ई गवर्नमेंट द्वारा बाय द गवर्नमेंट वसूली जाती थी और यह चर्च द्वारा ली जाती थी। यह चर्च द्वारा ली जाती थी। टाइड, चर्च कहता था इंसान पाप का पुतला है और इंसान को अपने पाप को खत्म करना है तो वह टैक्स देगा, तब उसके पाप खत्म हो जाएंगे। चर्च कहता था, हम नहीं कह रहे। हाँ, आगे देखिएगा, उसी चीज को कहा, द वॉर एडेड मोर देन अ बिलियन लिबरेज टू अ डेबिट दैट हैड ऑलरेडी रीजन to more than 2 billion leverage lenders who gave the estates credit now begin to charge 10% in straight interest on loans. So the French government was obligated to spend on increasing percentage of its budget on interest payments along, जिसमें कहा to meet its regular expenses such as the cost of maintaining an army, the court, runnings government offices over universities. The states was forced to increase taxes. Even this measure could not have उसके बाद sufficient. French society in the 18th century was divided into 3 states: क्लर्जी, नोबिलिटी एंड पीजेंट्स। फार्मर वगैरह जो थे थर्ड स्टेट में वही आते थे। ठीक है, वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंत व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। ठीक है, आगे देखिएगा, the society of the states was part of the feudal system that dated back to the Middle Age. The term old regime is usually used to describe the society and instructions of a French before 1789. ठीक है, आगे देखिएगा, आप 3 स्टेट हैं, 3 स्टेट आपको पता है, क्लर्जी वगैरह थे। इस तरह से स्टेट को बांटा गया था, क्लर्जी, नोबिलिटी, और आप देखते हैं लास्ट वाले में कौन कौन थे, बिग बिजनेसमैन थे, उसके बाद मर्चेंट्स थे, कोर्ट था, ऑफिशियल, लॉयर्स थे, लॉयर जिसको वकील बोलते हैं, यह थे। फिर किसान, कारीगर, पीजेंट्स वगैरह इसी में थे। छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर इत्यादि इसके पार्ट थे। ठीक है, इन दोनों को जन्म से वो अधिकार मिल गया था कि सारी फ्रांस तुम्हारे बाप का जागीर है, तुमको कोई टैक्स नहीं देना होगा। बाप जन्म दे दिया है, इन्हीं चलका सा कमा के देगा, ऊपर का तुम लूट लूट के खाना। यही हुआ था इनके साथ। ठीक है, यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ज्यादातर कारण क्या हुई थी कि अगर मान के चलिए टैक्स अगर सब लोग मिलकर के देते तो राज्य पे वजन नहीं बढ़ता। ठीक है, लेकिन टैक्स का स्लेब जो यहाँ का था, जन्म के आधार पर आपको छूट मिली हुई थी इन दोनों नामुरादों को, और ऊपर से ये भी ठोक देते थे टैक्स, ये भी ठोक देते थे। गवर्नमेंट तो ठोकवे करता था,
ई भी ठोक देता था टैक्स। अब बताइए, ई बेहुदा इतना कम लिखल पढ़ल, ज्यादा पढ़ल लिखल वकील वकील सब था, ये सबको टैक्स देना पड़ता था। इसी कारण से यह विद्रोह का और बड़ा पुख्ता हो जाता है कि अब 10% लोग फ्री है और 90% लोग कुत्ते की तरह खट करके आपको चुकता कर रहे हैं, तो एक गलत है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे देखिए फिर क्या कहता है। फिर आगे कहा कि पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, और लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। मतलब जिनके अपने लैंडलॉर्ड जो थे, लैंडलॉर्ड मुश्किल से 10 से 15% वहां पे होगा। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है। कहता है कि लगभग 60% यानी प्रतिशत जमीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट्स। अब मान लीजिए, सपोर्ट दैट टोटल एवरीथिंग इज 100%, जिसमें 60% ये दोनों के पास में और 40% में बाकी सब जी रहे हैं, बाकी सब जी रहे हैं। इसीलिए अब मालिक तो ही बने हुए थे, अब 40% में 90% लोग और 60% में 10% लोग, तो फर्क तो वेट तो पड़ेगा ना जी। तो वही हुआ यहाँ घटना। उसके बाद चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम दो स्टेट कुलीनबर्ग, जो ऊपर देखा आपने, क्लर्जी और नोबिलिटी जो भी है, कुलीनबर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार, जो कि जन्म, वही चीज है जन्म के प्राप्त जो हो गया वो बता दिए हैं। ठीक है, आगे उसी चीज को कहा, अबाउट 60% ऑफ द लैंड वाज ऑन्ड बाय नोबेल्स, वही है नोबेल्स जो थे, द चर्च एंड अदर्स रिचेस मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट्स, यानी द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट्स, दैट इज द क्लर्जी एंड द नोबिलिटी, enjoyed certain privilege by birth, यानी privilege by birth. The most important of these was the exemptions from paying taxes to the state. ठीक है, आगे देखिएगा। चर्च भी किसानों को से कर, जो अभी कहा कि चर्च भी किसानों से एक हिस्सा लिया करता था, जो धार्मिक कर के नाम पर हुआ करता वसूला। ऊपर से तीसरे स्टेट्स के तमाम लोगों को, सरकार को तो कर चुकाना ही पड़ता था। इन करों में टाइल प्रत्यक्ष कर था, यानी डायरेक्ट कर होता है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, इनडायरेक्ट जो किसी तेले पार्टी को दे रहे हैं उसको कहते थे। ठीक है, और अनेक प्रत्यक्ष कर शामिल थे। प्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी, मतलब जनता उसको देती थी। ठीक है, ठीक है ना, आगे देखिएगा ना। फिर कहता है जीने का संघर्ष, द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव। ये क्या था? स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव में कहता है कि फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2 करोड़ 30 लाख थी जनसंख्या ऑफ फ्रांस, यानी पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस। ठीक है, जिसमें 2.3 करोड़, यानी इसका मतलब लाख में है। ठीक है, तो इतना 1715 में इसकी जनसंख्या थी। तो हमने देखा कि 1715 में जो फ्रांस है उसकी जनसंख्या 2.3 करोड़ थी। ठीक है, 2 करोड़ 30 लाख। आगे देखिए फिर क्या कहता है। जो 1789 जब होती है तो 50 लाख और बढ़ जाता है। 1789 में 50 लाख का इंक्रीजमेंट होता है, यानी कुल मिलाकर के 2.80, या 8 भी कह दोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 करोड़ 80 लाख, मतलब समथिंग 3 करोड़ के आसपास पहुंच गए। देखिए भैया, भाई 15 से इतना में कुल मिलाकर के ज्यादा कीजिएगा तो वही होगा। कै साल हो गया? 65 साल हो गया। 65 साल में इतनी इसकी जनसंख्या बढ़ती है, तो बोझ भी बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था भी थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा।
तो 2.8 करोड़ हो गई और परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेजी से बढ़ी। तो जो प्रोडक्शन होती थी, जहां 100 टन की खपत है, वहां यह सीधा बढ़कर के 130 टन हो जाएगी। जब 130 टन होगी और उत्पादन उतना ही है तो फिर दिक्कत होगा, तब मारपीट होगा। और जानते हैं कि जब डिमांड बढ़ता है, जब डिमांड बढ़ता है कब? जब चीजें कम हो जाती है तब। तो यहाँ अनाज कमने लगी, जो प्रोडक्शन थी वह कम हो गई। फिर आगे देखिए ना क्या होता है। फिर अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे, जो कामगार थे, और उन्हीं को लूटा जाता था, अभी देखा आपने। फिर उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ी। जैसे सब कुछ बढ़ गया, ब्रेड भी बढ़ गया। ब्रेड के बाद अगर जो कामगार थे, जो लेबर थे, इनका जो वेतन था उसमें जो महंगाई बढ़ रही थी, जो महंगाई बढ़ रही थी उसके हिसाब से वह नहीं बढ़ रहा था, उसके हिसाब से स्थिर ही समझो चल रहा था। स्वाभाविक है कि जहां ब्रेड का कीमत 5 से 10 हजार अगर हो जाता है तो फिर तो दिक्कत ही होती है, स्वाभाविक है कि दिक्कत होगी। फिर आगे कहता है और मजदूरी मालिक ही तय करते थे। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 millions in 1715 to 28 millions in 1789, ठीक है। This led to a rapid increase in the demand for food grains. Productions of grains could not keep pace with the demand, so the price of bread, which was the staple diet of the majority, rose rapidly. Most workers were employed as laborers in workshop, ठीक है, whose owner fixed their wages, जो उसके ऑनर थे वही वेज को फिक्स करते थे। चलिए, फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियां अब और बदतर हो जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। इससे क्या होता कि रोजी रोटी का संकट पैदा होता। और बताया था इको, आपको नहीं बताया था, इको में पढ़ना है कि जिसमें अगर बहुत, जैसे कृषि में क्या होती है, इसमें प्रच्छन्न बेरोजगारी, एक्सट्रीम अनएम्प्लॉयमेंट, और एक आपको मौसमी सीजनल बेरोजगारी होती है। दो बेरोजगारी होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है कि ज्यादातर लोग, जैसे कृषि में मान के चलिए कि पानी पटाना हो खेत में, तो उसमें 2 लोगों की जरूरत होती है, अप्रोक्सीमेटली 2 लोग चाहिए, एक मशीन और एक पाइप को बिछाने। लेकिन वहां घर के 5 लोग अगर लगे हुए हैं तो प्रच्छन्न बेरोजगारी है, एक्सट्रीम अनएम्प्लॉयमेंट है। क्यों? क्योंकि 3 लोग फोकट में खट रहे हैं, 3 लोग को कोई बेज मिलने वाला नहीं है। और उसी जगह पर, उसी के अपोजिट अगर मौसमी कहते हैं तो बर्ड्स में केवल 4 महीने काम मिलते हैं। 8 महीना बैठ के किसी के दरवाजे पर ताश खेलेगा या कुछ और करेगा, तो यह क्या है? सीजनल बेरोजगारी है। क्यों? अब मैंने कहा 8 महीने ताश खेलेगा, क्यों कहा? भैया बुआई निराई कटाई यही होता है ना, 4 महीना फसल में लगता है। 4 महीना बाद वो क्या करेगा? बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं करता है। वो क्या है? उस सीजनल बेरोजगारी हुआ कि सीजन के साथ उसको काम मिलता है। अब बारिश हो गया तो घर छोड़ के नहीं जाएगा, ज्यादा धूप हो गया तो घर छोड़ के नहीं जाएगा। वो भी क्या है? एक सीजनल बेरोजगारी के ही टाइप है, ठीक है। आगे देखिएगा। उसके बाद तो चलिए, आपने लिब्रे देखा, यह क्या थी? एक मुद्रा थी जो 1794 में समाप्त कर दी गई, यानी लिब्रे LIVRE 1794 CLOESD, क्लोज्ड कर दीजिए, मतलब क्लोज कर दिया गया इसको, ठीक है, मतलब बंद कर दिया गया। आगे देखिएगा फिर क्या कहता है। अब उसके बाद ए स्टेट क्लर्जी, क्रांति पूर्व, जो क्रांति से पहले क्लर्जी जो थे, क्लर्जी, इसमें क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी थी।
अब एक टाइड क्या देखे, चर्च द्वारा वसूला गया जाने वाला कर था। टाइल भी गवर्नमेंट द्वारा डायरेक्ट लिया जाता था। जीविका संकट, जिसमें आपको जीवोपार्जन के लिए पैसे की अभाव हो, पैसे नहीं हो। बात समझ में आ रही है? चलिए, हाँ भैया ऑनलाइन वाले भी आप लोग भी बता दीजिएगा मैसेज करके आगे। देखिएगा 1.3, उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकार के अंत की कल्पना की। ग्रोइंग मिडिल क्लासेस इनवेजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस। ठीक है, आगे देखिएगा क्या कहता है कि तीसरे स्टेट में उन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे होने के बाद भी इनको बाय बर्थ में कोई प्रिविलेज नहीं था, इनको टैक्स अदा करना पड़ता था। ठीक है, आगे देखिएगा। अपने 2 ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के दैविक और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया है। लॉक एक राइटर था, ठीक है। लॉक, इनकी एक पुस्तक है, इसको याद कर लीजिएगा, 1 नंबर का यहां से पूछ सकता है, हमारे जैसा कोई मास्टर रहेगा तब। 2 ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। में लॉक ने राजा के दैविक और निरंकुश, कहा जाता था कि जो राजा है उसको ऊपर से भगवान पैदा करके भेजे हैं, डायरेक्ट भेज दिए हैं धरती पर। क्यों? क्योंकि वो जो नीचे वाले लोग हैं उन पर शासन करने के लिए, ठीक है। उसको इनकारा, कहा कि नहीं गलत बात है, वो भी बेहुदा, हम ही में से कोई एक बेहुदा है जो ही बेहुदा है, इसीलिए उसको नकारने का काम करता है। कौन? लॉक ने। तो लॉक की क्रिटिसिज्म भी बहुत हुई, बहुत गाली सुना बेचारा, कम गाली नहीं सुना। उस समय फ्रांस में इसको लोग दौड़ा के मारने के लिए तैयार थे, बहुत गाली सुना। देखिए आगे फिर क्या होता है, चलिए। प्रशासनिक सेवा हो गया, उसके बाद कहता है अपने 2 ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के दैविक और निरंकुशता अधिकारों के सिद्धांत है। रूसो, ठीक है। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधित्व के बीच एक सामाजिक अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वैसी कुछ है इसका, अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू ने द रिपब्लिक ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। इसी का है मॉन्टेस्क्यू का, यही आज आप अपने यहाँ एग्जीक्यूटिव देखते हैं, लेजिस्लेटर देखते हैं और जुडिशियरी देखते हैं। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी देखते हैं अपने, यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, 3 अंग देखते हैं। तो यही मॉन्टेस्क्यू ने यहाँ पे सुझाव दिया, इसके बाद सब लिए हैं। मॉन्टेस्क्यू लिख लीजिएगा, इनका नाम आपको आगे पता चलेगा कि मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच के सत्ता विभाजन को काम करा, ठीक है। उसी चीज को कहा मॉन्टेस्क्यू, लिख लीजिए भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों। मॉन्टेस्क्यू, एस क्यू, लेजिस्लेटिव, वही चीज कहा। देखिएगा क्या कहा, इन इज द 2 ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट लॉक्स sought to refuse the doctrine of the divine and absolute right of the monarch. Rousseau carried the ideas for the prepositions of government based on the social contract between people and their representatives. It's the spirit of the laws. Montesquieu, the legislative, the executive, and the judiciary. This model of a government, executives and the judiciary, this model of government was put into force in the USA
उसके बाद आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। ठीक है, उसके बाद देखिएगा फिर क्या कहता है कि जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेश ने ब्रिटेन से खुद को आजाद घोषित कर दिया तो वहां इसी मॉडल की सरकार बनी। अमेरिका पहले ब्रिटेन का ही गुलाम था और आज वहां पे दो तरह के लोग एक देखते हैं आप लोग, एक काले और एक गोले। जो काले लोग हैं यानी ब्लैक पीपल, अश्वेत जिसको कहते हैं, शुद्ध हिंदी में अश्वेत कहते हैं, और गोरे लोगों को श्वेत कहते हैं। जो गोर है वो करिया है। तो हम जो अश्वेत है वो अफ्रीका से उठा के गया था, ये अफ्रीका से उठा करके ले गया था वो बंधुआ यानी स्लेब बना करके। कौन? ये ब्रिटेन वाला। और वहां जो अफ्रीका से ले गया उठा करके, उसके बाद और इहो जाके बस गया। कौन? ब्रिटेन वाला। इहो बस गया गोर गोर, तो दोनों बस गया वहां पे। जब दोनों बस गया तो दोनों में होने लगा हेने होने। तो एगो बोट से जो स्लेब, जैसे यहाँ से चाइना से चाय जाता था, चाय चीनी से, तो यहाँ से जो चाय जाता था, यहाँ का चाय वहां उतारा जा रहा था। बोस्टन जगह है एक, बोस्टन टी। तो वहां पे मजदूरों ने पूरा एकदम 1776 में बवाल कर दिया, पूरा चाय को फेंक दिया पानी में। और पानी में जो चाय को फेंकता है, यहाँ इस जगह का नाम पड़ा बोस्टन टी पार्टी। क्यों? टी को दहाया गया, यहाँ पार्टी हो गया, तो बोस्टन टी पार्टी जगह पर यही अमेरिका का आजादी का बिगुल बजता है और पहली बार में अमेरिका आजाद हो जाता है। आप लड़ते रहते हैं 1707 के बाद भी लड़ते रहते हैं, 1857 भी लड़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन भी करते हैं, उसके बाद भी जाकर 4 साल बाद आपको आजादी मिलती है। वो आजादी मिलने का कारण क्या था कि जापान पर बॉम्ब गिर गया अमेरिका द्वारा, नागासाकी और हिरोशिमा। उस पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका द्वारा बॉम्ब गिराया गया। अब वो बॉम्ब से क्या हुआ कि जापान जो था घुसल था चाइना में, पूरा घुसल था, आधा पूरा ठेकैले था। अब क्या हुआ? अब स्वाभाविक है कि जिसके घर में अगर घर जलेगा, अब यहाँ हम है, घरे कुछ होगा तो हमको भागना पड़ेगा। तो वो भागल हथियार छोड़ दिया। चाइना आधुनिक होने के पीछे इसे थोड़े है, हथियार छोड़ दिया। एक तो उसको और कुछ बेनिफिट मिल गया, और चाइना ऐसा नहीं है, विकास उसका भी पहले से था, तो जिसके कारण से वह अपने ग्रोथ को और ज्यादा करने में अच्छा खासा हो पाया। तो 1776 से लेकर के 1783 में जाकर के फाइनल इसका कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह सब लिखा गया। इसका अमेरिका का, जिसको यूएसए कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, हाँ वो ऑफ अमेरिका, जिसमें 50 गो देश मिलाकर के बनाया गया। इसमें 50 गो देश है, 50 डेट्स का कंट्री का यह एक समूह है, ग्रुप है। तो इसी से प्रेरित होकर के यो कुछ अति कर दिया। तो उसके बाद यूरोप का यह पहला ऐसा है जो एक तरह से कहो तो मोनार्की सिस्टम को त्यागने का काम करता है। ठीक है, मैंने फाइनली नहीं किया, लेकिन फिर भी एक तरह से उसने इसको नकारने का काम करा और स्वतंत्र होकर के नागरिकों को अधिकार दिए। लेकिन ये कमी क्या किया ये बेहुदा, 1789 में तो आजादी का बिगुल बजा दिया। माताएं बहनें भी इसमें लगी थी, वोमेन जिसको कहते हैं, मेन भी भैया लगे थे, और बुतरू भी लगा था, सब लगा था, बूढ़ा लोग भी लगा था, बूढ़ी माँ भी लगी थी, सब लगा था। लेकिन इसमें महिलाओं को अधिकार ही वोट डालने का नहीं दिया। सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग राइट देने वाला जो देश है वह न्यूजीलैंड है, जो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है। वहां के खिलाड़ी वगैरह सब अच्छे होते थे, वही दिक्कत है कि लेकिन फिर भी गोल्ड नहीं मिलता था, वर्ल्ड कप। लेकिन फील्डिंग बैटिंग सब कुछ बहुत बढ़िया है क्या न्यूजीलैंड का। तो न्यूजीलैंड 1893 में अपने यहाँ वोटिंग राइट दिया महिलाओं को। बेहुदा कै साल देखिएगा, गौर कीजिएगा, इतना पर जाकर के 1945-46 में ये वोटिंग राइट देता है महिलाओं को। सोचिए
जब फ्रांस की आजादी हुई तो माताएं बहनें सब लगी थी, तो सबको अधिकार मिलना चाहिए था कि नहीं, लेकिन नहीं मिला। और भारत देखिए आजाद हुआ वैसा ही दे दिया। तो हम सबसे आगे है भाई, भले पीछे हैं लेकिन सबसे आगे। आगे देखिएगा, इस तरह से इसकी घटना होती है और इसकी आज़ादी 1789 में। इसी से देखा देखा रसिया में भी आप देखते हैं कि जार की सत्ता को लोग वहां भी इनकार दिया। इस तरह से आगे बढ़ता है। फिर आगे देखिए और कुछ है, चलिए। प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभवों का वृतांत, यानी आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीतिक में सक्रिय होने वाले जॉर्ज दांते ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद के समय को याद करते हुए सन 1793 में अपने एक मित्र को लिखा मैं प्लेसिस के आवासीय कॉलेज में था, वहां मुझे कई महत्वपूर्ण लोगों का सानिध्य मिला। पढ़ाई पूरी होने के बाद बेकारी के दिनों में, मतलब जब मैं बेकार था, बेकारी के दिनों में नौकरी की तलाश में जुट गया। पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलनी असंभव थी। सेना में नौकरी का विकल्प भी मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मैं न तो जन्मजात कुलीन था और न ही मेरा कोई संरक्षक था। चर्च भी मुझे आसरा नहीं दे सका। मैं कोई ओहदा भी खरीदने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि मेरी जेब में एक सू यानी फ्रांसीसी पैसा, इस सू का भी नाम लिख लीजिएगा, मैं सीधे फॉलोइंग में दे दूंगा कि सू का अर्थ क्या है, तो ये भी क्वाइन या रूपी लिख लेना। इसका जो है ये पैसा है, इसका पैसा, ठीक है, फ्रांस का ही पैसा है। मैं द फॉलोइंग में दे देगा, सू दे देगा, फिर से अभी जो का लिबरे वगैरह दे देगा, और दूगो दे दिया, और फिर एगो दूसरा और दे देगा, कुछ और रुपया टका कुछ दे देगा, क्या मैच द फॉलोइंग कीजिए, वहां पे एक नंबर यहाँ से भी बन जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो फ्रांसीसी पैसा तक नहीं था और पुराने दोस्तों ने भी मुंह मोड़ लिया था। व्यवस्था ने हमें पढ़ा लिखा तो दिया था, मतलब जो सरकारी खर्चे पे जो पढ़ाई लिखाई होती थी, पढ़ा लिखा तो दिया था, लेकिन हमारी प्रतिभा के इस्तेमाल के अवसर उपलब्ध नहीं थे। आगे देखिएगा, उसके बाद आर्थर यंग नामक एक अंग्रेज ने सन 1787 से लेकर के 1789 के दौरान 1787 टू 1789 के दौरान फ्रांस की यात्रा की और अपनी यात्रा का विस्तृत वृत्तांत लिखा। और इस वृत्तांत में उसकी यह टिप्पणी दिलचस्प है, सेवा टहल में लगे अपने गुलामों, खास तौर पर उनके साथ बुरा व्यवहार करने वाले को पता होना चाहिए कि इस तरह वह अपने जिंदगी को ऐसी स्थिति में डाल रहा है जो उस स्थिति से बिल्कुल भिन्न होती और जिसमें उसने मुक्त लोगों की सेवाएं ली होती, और उनसे बेहतर बर्ताव करता तो अपने पीड़ितों की कराह सुनते हुए भोज उड़ाना पसंद करते हैं। उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी के अपहरण या बेटे के गला रेत दिए जाने का दुखड़ा नहीं रोना पड़ चाहिए। यह वहाँ का था, उसके बारे में बता रहा था कि किस तरह से, अब स्वाभाविक है कि भूखा है लोग, तो उस समय तो किसी का कुछ काट फाट सब होता ही है, ठीक है। आगे देखिएगा, जिसमें तो आज के लिए इतना ही, फिर हम अगली कक्षा में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।